क्या होता है जब दुनिया के दो बहुत बड़े देश अपनी दोस्ती की नींव सिर्फ एक नारे पर रख दें। आज हम उसी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे और उस पहाड़ी गड़बड़ झाले की कहानी को समझेंगे जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एशिया में सहयोग के एक नए दौर की उम्मीद थी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, दोस्ती का ये प्रतीक बहुत जल्द टूटे हुए भरोसे की एक कड़वी याद बनने वाला था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 1950 के दशक से। भारत को आज़ादी मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसी एशियाई साझेदारी जो शांति और तरक्की की बुनियाद पर खड़ी हो। नेहरू के लिए दोस्ती का तर्क एकदम साफ था। देखिए, दोनों ही देश उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म से नफरत करते थे और दोनों ही देश विकास के लिए एक जैसे 5 ईयर प्लान अपना रहे थे। सुनने में तो ये एक पक्की दोस्ती की बढ़िया शुरुआत लगती है ना? लेकिन इस दोस्ती की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, और ये रोड़ा सचमुच एक पहाड़ जितना बड़ा था। ये थी दोनों देशों को अलग करने वाली विशाल और अनसुलझी हिमालय की सीमा। यहाँ पर एक टर्म आता है, कार्टोग्राफिक एग्रेशन। सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा था। हर देश अपनी मर्जी की सीमाओं के साथ अपना नक्शा बना रहा था और दूसरे के नक्शे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। और इन नक्शों में जमीन आसमान का फर्क था। भारत मैकमोहन लाइन पर अड़ा हुआ था, तो वहीं चीन पूरे अक्साई चिन और एनीफा यानी आज के अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर अपना दावा कर रहा था। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरों का खेल नहीं था, ये तो सीधे सीधे टकराव को दावत देना था। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि बातचीत टूट गई। अब ये विवाद सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बन गया था, और शायद जानवरों को चराने के अधिकारों का भी। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब भारत को पता चला कि चीन ने विवादित अक्साई चिन इलाके से एक सड़क बना ली है। इसके जवाब में भारत ने एक नई और काफी साहसी रणनीति अपनाई। इसे कहा गया फॉरवर्ड पॉलिसी। प्लान बड़ा हिम्मत वाला था, अपनी सीमा पर सैन्य चौकियां बनाना और अपनी संप्रभुता का दावा करना। लेकिन ये एक बहुत खतरनाक धारणा पर आधारित थी कि चीन पलटकर कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन जमीन पर मौजूद भारतीय सैनिकों के लिए हकीकत बहुत अलग और बहुत ज्यादा गंभीर थी। उनके पास ना पूरे साजो सामान थे, ना ही सपोर्ट, और उन्हें एक बेहतर तरीके से तैयार दुश्मन के सामने डटे रहने का एक नामुमकिन सा काम सौंपा गया था। और फिर अक्टूबर 1962 में वही हुआ जिसका डर था। टकराव शुरू हो गया। चीन ने एक बहुत बड़ा हमला किया, और इसके बाद जो युद्ध हुआ वो भले ही छोटा था पर बहुत ही ज्यादा निर्णायक साबित हुआ। सोचिए, सिर्फ 1 महीने में ये संघर्ष खत्म हो गया था। उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें क्यूबा मिसाइल संकट पर थीं, और यहाँ हिमालय की ऊंचाइयों पर एशियाई इतिहास का एक अहम पन्ना फिर से लिखा जा रहा था। और ये कोई आम युद्ध का मैदान नहीं था। ये लड़ाई लड़ी जा रही है 14,000 फीट की ऊंचाई पर, बर्फीले, कम ऑक्सीजन वाले इलाके में, जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक तो खुद मौसम था। भारतीय सैनिकों ने अविश्वसनीय बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन सिर्फ बहादुरी तैयारी की कमी को पूरा नहीं कर सकती थी। संख्या और हथियारों में कम होते हुए उन्होंने हिमालय की उन कठोर परिस्थितियों का सामना ऐसे उपकरणों के साथ किया जो बिल्कुल नाकाफी थे। यहाँ तक कि कई बार उनके पास पहनने को सही जूते तक नहीं थे। और फिर जितनी अचानक ये जंग शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक ये खत्म भी हो गई। चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की और वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर लौट गया। इस कदम ने भारत और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भले ही ये युद्ध बहुत छोटा था, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो आने वाले कई दशकों तक भारत और चीन के रिश्तों की शक्ल तय करने वाले थे। भारत के लिए कीमत बहुत बड़ी थी। ये हार एक राष्ट्रीय अपमान की तरह थी जिसने नेहरू को व्यक्तिगत रूप से तोड़ दिया। एशियाई एकजुटता का जो सपना था वो एक गहरे और कभी न खत्म होने वाले अविश्वास में बदल गया। और इस तरह हिंदी चीनी भाई भाई का मतलब ही बदल गया। जो कभी उम्मीद का एक प्रतीक था, वो अब एक दर्दनाक मजाक बन चुका था, एक टूटे हुए भरोसे की निशानी। तो इस विनाशकारी पहाड़ी गड़बड़ झाले से हम क्या सबक सीख सकते हैं? असल में ये पूरी कहानी कुछ बुनियादी सवाल खड़े करती है। पहला सबक तो ये है कि नक्शे पर खींची गई लकीरें बहुत मायने रखती हैं। सीमाओं को लेकर जरा सी भी अस्पष्टता बहुत जल्दी एक बड़े संघर्ष की वजह बन सकती है। और दूसरा सबक, सिर्फ उम्मीद करना कोई रणनीति नहीं होती।
हिम्मत वाली नीतियों के पीछे यथार्थवादी तैयारी का होना भी उतना ही जरूरी है, वरना तबाही का खतरा बना रहता है। जाते जाते हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब दो भाई एक आंगन के लिए लड़ते हैं तो उस बाड़ का असली मालिक कौन होता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि पार करने के लिए सबसे मुश्किल सीमाएं अक्सर वो होती हैं जो विश्वास और अविश्वास के बीच खींची होती हैं।